अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहली रोशनी आइडिया ऑफ इंडिया की तथागत बुद्ध है। और बुद्ध के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा? और कल है बाबा साहब की जयंती। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं इस चंद्रपुर की जगह से कि जश्न और जयंती में कल लाखों लोग इस मुल्क की सड़कों पर होंगे। इस मुल्क की सड़कों पर रैलियां निकाली जाएंगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी और लाखों लाख लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक मानते हैं वो इस मुल्क की सड़कों पर होंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि उनमें से सारी पुलिस हटाकर देख लेना, एक पत्थर और एक उत्तेजक नारा भी पूरे देश में कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि अंबेडकर को मानने वाले लोग कभी हिंसा नहीं करते, वो मोहब्बत का पाठ पढ़ाने निकलेंगे। और इसी मुल्क में आप जाकर पूरे देश में देखिए, और मेरे उत्तर प्रदेश बिहार में धर्म के नाम पर जो रैली निकाली जा रही है उसमें रोज दंगा हो रहा है। ये कैसा धर्म का देश आप बनाना चाह रहे हैं? दुनिया में सोने की चिड़िया कहकर के अपने पीठ थपथपाने वाले लोग, इस मुल्क को आज एक धर्म के रंग में रंगने वाले लोग मेरी इस बात का जवाब दें कि फूले साहब सावित्रीबाई फूले को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, और उन दोनों ने मिलकर जब पहला स्कूल खोला तो उस स्कूल खोलने के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? कौन थे जो सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंक रहे थे? कौन थे जिनके कहने पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया गया? महात्मा फूले ने अच्छा पुत्र होना नहीं चुना, उन्होंने अपने इस आइडिया ऑफ इंडिया को एक अच्छा शिल्पकार होना चुन दिया, घर छोड़ दिया और अपने स्कूल की लड़ाई को आगे बढ़ाया। वो है आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। और अगर वो स्कूल न खुला होता, अगर वो पत्थर सावित्रीबाई फूले ने न सहा होता, तो आज हम जैसे लाखों लाख नौजवान इस मुल्क के निजाम के सामने खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर ये नहीं कह रहे होते कि इस वक्त के निजाम और हुक्मरान बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहते। हमारे पुरखे लायक थे, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। आजादी के पहले तक लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, मर गए होंगे। वो पैदा इंसान होते थे, उन्हें जातियों में बांटकर इंसान से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उन्हें जातियों में बांट दिया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उनके भगवानों को भी उनसे दूर कर दिया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उनको धन संपत्ति और हिस्सेदारी से दूर कर दिया गया। और 1950 में इस मुल्क में एक ऐसे नायक ने एक नए भारत की किताब लिख दी कि अब जो इंसान पैदा होते हैं वो इंसान की तरह शान और शौकत से जिएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। वो एक शेर है ना कि हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूं, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस साथ निभाए रखिए, अभी तो बहुत लंबा चलूंगा। डॉक्टर अंबेडकर उस शोहरत की जमीन को मोहताज नहीं थे, उनको कोई नायक बनाया नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अपने आप इस मुल्क के नायक बनकर उभरे और इस मुल्क के आज हर एक जन आंदोलन में सबसे बड़ा कोई नायक है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। 14 अप्रैल आ रहा है और कल देखिएगा वो फकीर बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाएंगे, वो लोग बाबा साहब की मूर्ति पर भी माला पहनाएंगे और झुक करके कहेंगे कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब की वजह से हूं। और जैसे ही मूर्ति की तरफ से हटेंगे पहला काम ये करेंगे कि देखो कुछ और ऐसा बेचने से रह तो नहीं गया जिससे अंबेडकर के सपनों का भारत न बन जाए कहीं। पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला नायक महात्मा ज्योतिराव फूले थे और मजदूरों की लड़ाई आगे लेकर के लड़ने वाले नायक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने पे ग्रेड ग्रेचुइटी से लेकर के वेतन और भत्ते की सुविधा दी। कांवड़ होने जा रहे हैं तो आपके ऊपर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगा और अगर एजुकेशन मांगने और नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी बरसाएगा और बुलडोजर चरवा देगा। यह है उत्तर प्रदेश का राम राज्य। भाई हम भी तो जानना चाहते हैं कि मेरे मुल्क का वो एक आदमी कौन है जो 40% कब्जा कर लिया। कहीं वो वही तो नहीं जो पैसा लेकर विदेश भाग गया और जब वो भाग रहा था तो चौकीदार सो रहा था। आखिर चौकीदार किसकी चौकीदारी कर रहा था? फूले और अंबेडकर हमारे लिए उससे बढ़कर हैं जिन्होंने हमारे हाथ में कलम और किताब पकड़ाई है, इसलिए हम उन्हें अपना नायक मानते हैं। और नई शिक्षा नीति 2020
कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। 40% सिलेबस अगर ऑनलाइन मोड में हो गया तो 40% टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए कि नहीं? हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से पानी का हिसाब मांगते हैं। भीमा कोरेगांव में कहा कि वो शस्त्र नहीं पकड़ सकते, और 500 महारों को जब शस्त्र पकड़ाया तो पेशवाओं की सेना के छक्के छुड़ा दिए। हमारी काबिलियत और हुनर तुमने रोका था, हमारे अंदर पूरी काबिलियत है। अरे न धर्म खतरे में है, न कोई भगवान खतरे में है। अगर खतरे में है तो मुल्क का संविधान खतरे में है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का अंगूठा नहीं काट रहे, पूरा का पूरा हाथ काट रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और रोजगार न मिल सके, और इसलिए धर्म के नाम पर दंगा का माहौल बनाया गया। अगर ये किस्से हम नहीं सुनाएंगे तो हमारे बच्चे किसी धर्म की यात्रा में जाकर ये भूल जाएंगे कि उनके हाथ में कलम और किताब पकड़ाने वाले पुरखों ने बड़ी मुश्किल से कलम किताब पकड़ाई थी, और इस मुल्क के नेता आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन रहे हैं और धार्मिक संसद में नारा लगाते हैं कि हिंदुओं तुम खतरे में हो, त्रिशूल और तलवार रखो। अरे हम बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार वाले कहते हैं त्रिशूल और तलवार उन नेताओं को कह दो कि अपने बेटे बेटियों को रखो, और हमारे बच्चों को सिखाता है कि त्रिशूल तलवार रखो। आए इस मुल्क के 90% लोगों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, अपने बच्चों को किसी त्रिशूल और तलवार को मत पकड़ने दीजिएगा, उनके हाथ में कलम और किताब पकड़ाइएगा। वही बाबा साहब अंबेडकर के और फूले के सपनों का भारत होगा। ओबीसी का अपमान वो कर रहा है जो प्रधानमंत्री होकर बार बार याद करता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, लेकिन जाति जनगणना नहीं करवाते, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू करते, जो प्रोफेसर, वाइस चांसलर, कुलपति और उसके बाद जज ओबीसी के नहीं बनाते, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नहीं बनाते, जो इस सारी आबादी को अपना हक पाने से रोकना चाहते हैं। राजा को ब्राह्मण ने कहा कि राजा देवता का प्रतिनिधि है, तो राजा ने ब्राह्मण के लिए कहा ये खुद देवता के अवतार हैं, दोनों मिलकर के प्रजा को गुलाम बनाए। राजा रानी के पेट से पैदा होता था, बाबा साहब के संविधान के बाद कोई राजा रानी अब पेट से पैदा नहीं होता। और मंडल कमीशन लागू करते समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लाल किले के भाषण से कहा था, मैंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसे मां के पेट में वापस नहीं ले आ सकता। इस देश की आधी आबादी ओबीसी, उसको पूरा हक मिलकर रहेगा, तब मंडल लागू हुआ था। और बताओ इस देश के प्रधानमंत्री मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर यात्रा करने कौन निकला था? इस देश में मंदिर के नाम पर दंगा करने वाले लोग कौन थे? याद है ना आपको, मंडल के विरोध में कमंडल, और उस रथ यात्रा का संयोजक कौन था? वही। मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप ओबीसी हैं तो क्या आप इस गुनाह की माफी मांगेंगे कि मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा के संयोजक आप थे कि नहीं थे? बताइए भैया, वो थे कि नहीं थे? तो मंडल के विरोध में कमंडल ले आए आप, और धर्म के नाम पर दिन रात दंगा, मंदिर, मस्जिद। नहीं भाई, इस देश को देवालय की जरूरत कम है, शौचालय के बिना भी जी लेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की जरूरत है, और इसलिए हम इस मुल्क को बचाने की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय जाने लगेगी, इस भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूं, 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है।
मला मराठी येत नाही और इतना सीखा है माफी मांगने के लिए कि मुझे मराठी आती तो मैं उसमें बात करता आपसे, मगर मैं सबसे पहले ये खेद जताते हुए हिंदी में अपनी बात रखना चाहूंगा। अप्रैल का ये महीना बहुत खास है। चंद्रपुर जहां हम इस समय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इसकी भी एक ऐतिहासिक अहमियत है, इस जगह की भी। अक्सर देश भर के लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि ये बहुजन के मायने क्या हैं, कौन है बहुजन। हम कोशिश करते हैं कि ये तथागत बुद्ध से आया हुआ एक शब्द है और तथागत बुद्ध से होते हुए फूले, अंबेडकर, पेरियार से होते हुए मान्यवर कांशीराम तक ये इस मुल्क में वंचित शोषित कर दिए गई जमात के एकजुटता का एक ऐसा शब्द है जिसमें इस मुल्क के 90% आवाम शामिल है, जो भी हाथ से श्रम करता है, जिनके पुरखों ने इस मुल्क को रहने लायक बनाया है और जिनको इस मुल्क में हक हुकूक हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया है, वो सब बहुजन हैं। और अगर ये सब बहुजन हैं, SC, ST, OBC, पसमानदा, सारे लोग मिलकर के, महिलाएं, तो मुझे लगता है कि जो ये अप्रैल का महीना है, मार्च और अप्रैल का, ये अपने आप में एक मैसेज देता है कि हम सब कैसे एक हैं। 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जयंती, आज 13 अप्रैल OBC की बिखरी हुई 3743 जातियों को एक सूत्र में बांधकर इस मुल्क की आधी आबादी से ज्यादा OBC को हक हुकूक व न्याय दिलाने वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी BP मंडल की आज स्मृति दिवस है 13 अप्रैल, और कल 14 अप्रैल विश्व रत्न, इंसानों के इस दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर सबको बराबर करने वाले नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। और मुझे लगता है कि यह रिश्ता अपने आप में कहता है कि हम सब एक हैं। हमारी पहचान अलग हो सकती है। मैं OBC समाज के बीच से आ सकता हूं, कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई शेड्यूल कास्ट है। इन सब के बीच रिश्ता अगर कुछ है तो वो दर्द का रिश्ता है, और अगर हम सब का दर्द एक है तो हम सब की दवा भी एक होगी। इसलिए हम मिल करके इस बहुजन टर्म को साकार करते हुए इस मुल्क में हक हुकूक व बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए मैं बधाई दूंगा बहुजन समता पर्व के सभी आयोजकों को कि आपने इस बहुजन शब्द को समता के साथ जोड़ करके त्योहार और जश्न मनाने का काम किया। आज जिस वक्त हम लोग खड़े हैं और जिस दौर में हम ये बहुजन समता पर्व मना रहे हैं, मुझे लगता है कि इस लफ्ज समता के भी बहुत गहरे अर्थ हैं। अगर हम समता पर्व मना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तोड़ने वाले लोग भी काम कर रहे हैं, गैर बराबरी के लिए बांटने वाले लोग भी काम कर रहे हैं, और वो इस मुल्क में विषमता पैदा करना चाहते हैं। और हम इस मुल्क में समता की बात करते हैं। बहुजन के मायने क्या हैं? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया, इस मुल्क में
शुरुआत से सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम और मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले सबसे पहले अगर रोशनी मुझे कोई दिखती है तो वो तथागत बुद्ध की दिखती है, और वहां से ये पूरी लड़ाई शुरू होती है। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ये बात कही कि इंसान इंसान बराबर होने चाहिए, और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मुझे बहुत प्रिय लगती है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इतिहास को याद करते हुए अपने वर्तमान चुनौतियों से भी आपको जोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि आज अगर हम चुनौती नहीं समझ पाए और इस मुल्क में अपने बहुजन समाज के सामने जो चुनौतियां उसको समझकर लोगों को समझा नहीं पाए, तो फिर हम ये बात जरूर कर लेंगे कि हमारे पुरखे लायक थे तो हमें यहां तक पहुंचा गए, और हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हम जो पुरखों से हासिल था उसे बचा भी नहीं सके। इसलिए अपने पुरखों को याद करते हुए आज की चुनौतियों से भी लड़ना और उसे समझना जरूरी है। मेरा विषय आज के इस बातचीत में लिखा गया है, फूले शाहू अंबेडकर आणि आजचा ओबीसी समाज मंडल कमीशन व ओबीसी जनगणना। मैं अपने विषय पर आने के पहले एक बात कह रहा हूं, मैं क्यों तथागत बुद्ध को याद करता हूं? क्योंकि तथागत बुद्ध ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, और याद करिए आज से लगभग 2500 साल पहले उन्होंने कहा कि जब ये सारे इंसान बराबर, तो इन इंसानों के ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब यहीं के हैं। यहीं का प्रज्ञाशील करुणा, विवेक और इन सब से निकली हुई वैज्ञानिक तार्किक चेतना, उसके जरिए उन्होंने समझाया कि इसके बाहर कोई नहीं। यहीं के लोगों ने हमें बांट करके कर्मकांड और अंधविश्वास में फंसाया है। तथागत बुद्ध से उनके लोगों ने पूछा कि आपका असली पैगाम क्या है? तथागत बुद्ध ने कहा, और ये मेरा सबसे प्रिय वाक्य है, कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे वही सच मानना। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहली रोशनी आइडिया ऑफ इंडिया की तथागत बुद्ध है, और वहां से उन्होंने इंसानियत का पाठ इस मुल्क को पढ़ाया। ये एक युद्ध का दौर है साथियों। एक तरफ उनकी विचारधारा है जिनका नाम लेने से भी मैं इस मंच को हल्का नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं, और एक विचारधारा हमारी है जिसको हम शान से याद कर रहे हैं, और उसकी पहली मशाल तथागत बुद्ध थे। और बुद्ध के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा? आपने चूंकि ओबीसी वाले मुद्दे पर मुझे जोर देकर बोलने को कहा है, और ऐसे वक्त में कहा है जब इस देश का प्रधानमंत्री भी खुद को ओबीसी ही कहता है, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा और मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर अमेरिका में जाके इस देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, तो हम यहां से सवाल पूछते हैं कि इस मुल्क के प्रधानमंत्री बताएं कि इस मुल्क में वापस लौटकर वो क्यों युद्ध बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। उन्हें विदेश में बुद्ध याद आते हैं और यहां के बुद्ध को खत्म करना चाहते हैं। कैसे? इतिहास में भी दर्ज है कि बुद्ध के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा था। फिर भी वो विचारधारा वापस खड़ी होती है। और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूं और महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा हूं। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम से होते हुए जो दूसरी सबसे बड़ी मशाल मुझे महात्मा कबीर की याद आती है। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, बसवन्ना, वो एक क्रांति का दौर था जिन्होंने फिर से
इस पूरे मुल्क को ही नहीं दुनिया को कहा कि इंसान इंसान सब बराबर हैं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी तरफ कहा कि पाथर पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। अरे इन दोन राह न पाई। आप इस अपने इतिहास को जानिए। और मैं जानता हूं कि ये इस पंडाल में यहां जितने लोग आए हुए हैं वो तो जानते हुए लोग हैं। देखिए भाई, कुछ आलोचना भी मैं करूंगा। इस पंडाल में या इस सभागार में जितने लोग हैं, इनकी औसत उम्र अगर आप निकालेंगे तो कितनी होगी? अधिकांश लोग 50 साल और उसके ऊपर के हैं। नौजवान कहां हैं? और अगर नौजवान इस बहुजन समता पर्व में नहीं है तो खबरदार और चौकन्ने रहिए। कहीं कोई ऐसे लोग, ऐसी ताकतें आपके घर के बच्चों को किसी धार्मिक जुलूस में शामिल करके किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में तो इस्तेमाल नहीं कर रही है। और अगर हम उन्हें यहां नौजवानों को नहीं शामिल कर पाए तो अगली पीढ़ी को हम बताएंगे कैसे कि आपका इतिहास क्या है। और उस इतिहास में कबीर साहब ने एक सवाल पूछा था, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 फिरे यह तो सुमरन नाई। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मेरा पुश्तैनी गांव उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में जानते हैं ना इस समय राम राज्य आया हुआ है। आपके यहां महाराष्ट्र में तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन बहुत मजबूत है। मैं दूसरी बार चंद्रपुर आया हूं। पिछली बार ओबीसी महिलाओं के साहित्यिक सम्मेलन में आया था, और इस बार बहुजन समता पर्व में। तो आपके बीच में जब मैं आता हूं तो लगता है कि इस मुल्क में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। और कल है बाबा साहब की जयंती। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं इस चंद्रपुर की जगह से, कि जश्न और जयंती में कल लाखों लोग इस मुल्क की सड़कों पर होंगे। इस मुल्क की सड़कों पर रैलियां निकाली जाएंगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और लाखों लाख लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक मानते हैं वो इस मुल्क की सड़कों पर होंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि उनमें से सारी पुलिस हटाकर देख लेना, एक पत्थर और एक उत्तेजक नारा भी पूरे देश में कहीं नहीं लगेगा। क्योंकि अंबेडकर को मानने वाले लोग कभी हिंसा नहीं करते, वो मोहब्बत का पाठ पढ़ाने निकलेंगे। और इसी मुल्क में आप जाकर पूरे देश में देखिए, और मेरे उत्तर प्रदेश बिहार में धर्म के नाम पर जो रैली निकाली जा रही है उसमें रोज दंगा हो रहा है। ये कैसा धर्म का देश आप बनाना चाह रहे हैं? और तब मैं वापस अपने इतिहास को याद कर रहा हूं, और इस पंडाल से इस बात को बाहर ले जाने की और उन नौजवानों को बताने की जरूरत है कि बुद्ध के बाद मैंने कबीर का अगर जिक्र किया तो वो इसलिए किया कि कबीर साहब ने इस विरासत को समझा था कि ये धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग आपके बच्चों से आपका हक छीन रहे हैं। वो चोर चोरी करने जब आता है तो कहता है ना, कौवा कान लेके भाग गया, तो आपकी अविवेकी भीड़ तुरंत कौवे के पीछे चली जाती है। हमने अगर विवेक और चेतना संपन्न नहीं किया, और जिन पुरखों को हम याद करते हैं उन्होंने हमें प्रज्ञाशील करुणा और बुद्धि विवेक दिया कि कोई अगर झूठ से दूसरी तरफ दिखाए तो सच से अपने सच और हक की तरफ देखना। उन शख्सों का नाम है फूले, अंबेडकर और पेरियार। उन्होंने सच से हमें रूबरू कराया, और वो सच से रूबरू कराने का इतिहास कबीर साहब का भी है। और कबीर साहब ने कहा कि तुम कत बाभन हम कत सूद, और हम कत लोहू तुम कत दूध। एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। तो जो एंटी कास्ट मूवमेंट तथागत बुद्ध के यहां से चला था, वो एंटी कास्ट मूवमेंट 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में इस आइडिया ऑफ इंडिया में फिर से एक आकार लेता है। वो क्या कहते हैं वहां कि भाई पूजी विप्रशील गुणहीना। रामचरितमानस वाला विवाद आप लोग सुने कि नहीं? उत्तर भारत में आजकल रामचरितमानस वाला एक विवाद चल रहा है, और उस विवाद में एक सवाल पूछा गया है कि ये क्यों कहा गया कि पूजी विप्र। विप्र मतलब जानते हैं कि नहीं? विप्र मतलब ब्राह्मण,
और ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया? मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, ये ऐसा अकेला देश है जहां कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हो गया। अगर इस देश के प्रधानमंत्री को ये बातें बतानी ही है बाहर विदेशों में जाकर, तो उनको जाकर बता दें कि भाई तुम लोग हमसे बहुत पीछे हो, हमारे यहां कोई मुख से और कोई भुजाओं से भी पैदा होता है। भाई आप जाके अपनी वाहवाही लूटिए, शेर पाला है, लेकिन आप नहीं बता सकते ये सारी बातें, क्योंकि इस बातों पर दुनिया वाले हंसेंगे। और हम आपसे सवाल पूछने, हमारे पुरखों ने आपसे सवाल किया और उन्होंने कहा कि तुम कैसे कहते हो कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तब हमारे पुरखे रविदास ने कहा कि पूज्य चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। और ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया में हम अपने इतिहास को अपनी नई पीढ़ी को जानने देना चाहते हैं। और उस इतिहास के खिलाफ फिर मूवमेंट खड़ा हुआ। और तीसरा दौर जब मैं देखता हूं तो वो दौर है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले का। और फूले साहब को जब मैं पढ़ता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, तो एक किस्सा मुझे याद आता है कि फूले साहब, पढ़ाई छूट गई। लोग जब पढ़ने जाते थे फूले साहब, तो उनके घर पे जाकर के पिता को समझा दिया कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि जो घर पे ब्राह्मण आते थे उनसे वो तर्क करते थे। पढ़ाई छोड़वा दी। फिर दो लोग मिले, उन्होंने फिर से फूले साहब का नाम लिखवाया, पिताजी को समझाया। फूले साहब ने पढ़ाई की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की किताबें पढ़ी, ज्ञान विज्ञान को पढ़ा समझा, और उसके बाद एक किताब कायदे की लिख दी, गुलामगिरी, कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेंगे। और इसलिए महात्मा फूले ने कोशिश क्या की, वो 18वीं शताब्दी का दौर, और महाराष्ट्र के लोगों, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में दो नवजागरण पढ़ाया जाता है, एक बंगाल का नवजागरण और दूसरा महाराष्ट्र का नवजागरण। बंगाल के नवजागरण को ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे सबसे प्रमुख वही है, और महाराष्ट्र के नवजागरण को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि महाराष्ट्र के नवजागरण ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस देश का था, एंटी कास्ट मूवमेंट का सवाल था, उसको एड्रेस कर रहा था। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र के नवजागरण को बाहर कर दिया गया। फूले साहब को सिलेबस में नहीं रखा गया, बाबा साहब की किताबें नहीं पब्लिश कराई गई। और ये आखिरी बात इस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया की मेरी है कि जब फूले साहब ने शिवाजी पर लिखा शिवाजी का पंवाड़ा, किसान के ऊपर लिखा किसान का कोड़ा, और उससे आगे बढ़कर के तृतीय रत्न से लेकर के तमाम किताबें लिखी और क्रांति का आगाज किया, दुनिया में सोने की चिड़िया कहकर के अपने पीठ थपथपाने वाले लोग, इस मुल्क को आज एक धर्म के रंग में रंगने वाले लोग मेरी इस बात का जवाब दें कि फूले साहब और उनके साथ में पहले उन्होंने सावित्रीबाई फूले को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, और उन दोनों ने मिलकर जब पहला स्कूल खोला तो उस स्कूल खोलने के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? कौन थे जो सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंक रहे थे? कौन थे जिनके कहने पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया गया? पिता को किसने भड़काया कि या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो? महात्मा फूले ने अच्छा पुत्र होना नहीं चुना, उन्होंने अपने इस आइडिया ऑफ इंडिया को एक अच्छा शिल्पकार होना चुन दिया, घर छोड़ दिया और अपने स्कूल की लड़ाई को आगे बढ़ाया। वो है आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। और अगर वो स्कूल न खुला होता, अगर वो पत्थर सावित्रीबाई फूले ने न सहा होता, तो आज हम जैसे लाखों लाख नौजवान इस मुल्क के निजाम के सामने खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर ये नहीं कह रहे होते कि इस वक्त के निजाम और हुक्मरान बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहते। हमारे पुरखे लायक थे, इसलिए हम यहां खड़े हैं। और फूले साहब को याद करते हुए मैं अपने विषय ओबीसी पर आ रहा हूं, और मैंने यही पहली बात की, घर घर अपने बच्चों को इस आइडिया ऑफ इंडिया को पढ़ाइए। क्यों फूले साहब को यह जातिगत अपमान झेलना पड़ा? क्यों छत्रपति शाहू जी महाराज को इस मुल्क में नायक नहीं माना गया? आप लोग जानते हैं, कुछ नाम मैं ले रहा हूं। लाला लाजपत राय, आप जानते हैं ना?
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये सारे लोग जो अपने दिल में एक आरएसएस वाले हिंदू को रखते थे, उन सब को इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया कि वो राष्ट्र नायक हैं। और इस देश में फूले, अंबेडकर, पेरियार को बहुत वक्त तक तो सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, जो असली राष्ट्र नायक थे। उनके दिल में तो एक धार्मिक चीज चल रही थी। और तब मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश के नौजवानों को क्यों नहीं बताया गया कि इस देश की पहली जाति जनगणना कराने वाले और आरक्षण लागू करने वाले शख्स का नाम था छत्रपति शाहू जी महाराज। छत्रपति शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर के अपने दरबार में जब जाति जनगणना कराई और पाया कि 70-75 उच्च पदों में से 65 पर केवल ब्राह्मण काबिज हैं। महाराष्ट्र के लोगों, हमसे बेहतर आप जानते होंगे। और मध्यवर्गीय पदों पर दरबार में 50 में से 45 केवल ब्राह्मण काबिज थे। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई इनकी आबादी मेरे दरबार में कितनी है। पता चला 3-4% से ज्यादा नहीं। और दरबार के बाहर आबादी 3-4% और दरबार के भीतर आबादी 95 से 98%। छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में कहा कि इस मुल्क, इस अपने स्टेट में अब 50% गैर ब्राह्मणों को रिजर्वेशन लागू होगा। ये आइडिया ऑफ इंडिया का नया चैप्टर था जिसे आजादी के बाद नहीं पढ़ाया गया। और तब मैं आ रहा हूं कि इस आधी आबादी की बात क्यों, क्योंकि ओबीसी समाज के लोगों को भी ये इतिहास नहीं पढ़ाया गया कि फूले साहब ने क्यों ये बात लिखी कि गुलामगिरी से, गुलामों को गुलामी से मुक्ति, जब तक पाखंड और अंधविश्वास से मुक्ति नहीं होगी तब तक बराबरी का भारत नहीं बनेगा। और शाहू जी महाराज ने बराबरी का भारत बनाने के लिए अपना काम किया। और तीसरा वो चैप्टर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आजादी के बाद इस मुल्क में, आजादी के पहले तक लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, मर गए होंगे। वो पैदा इंसान होते थे, उन्हें जातियों में बांटकर इंसान से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। उनके गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू बांध करके इस मुल्क में अपमानित किया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उन्हें जातियों में बांट दिया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उनके भगवानों को भी उनसे दूर कर दिया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उनको धन संपत्ति और हिस्सेदारी से दूर कर दिया गया। और 1950 में इस मुल्क में एक ऐसे नायक ने एक नए भारत की किताब लिख दी कि अब जो इंसान पैदा होते हैं वो इंसान की तरह शान और शौकत से जिएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान में ओबीसी समाज के लिए उन्होंने प्रावधान किए। एक तो काम किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने ही न दिया जाए। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को गायब कर दिया गया, सिलेबस से गायब, रिसर्च से गायब, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से गायब, सड़क चौराहे की बहसों से गायब। गोया डॉक्टर अंबेडकर का इस देश की आजादी में कोई योगदान ही नहीं। और जब वो खुद उभर कर सामने आए, वो एक शेर है ना कि हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूं, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस साथ निभाए रखिए, अभी तो बहुत लंबा चलूंगा। डॉक्टर अंबेडकर उस शोहरत की जमीन को मोहताज नहीं थे, उनको कोई नायक बनाया नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अपने आप इस मुल्क के नायक बनकर उभरे और इस मुल्क के आज हर एक जन आंदोलन में सबसे बड़ा कोई नायक है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। और जब डॉक्टर अंबेडकर उभरे तो कोशिश क्या की गई कि उनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर किसके नेता? दलितों के। डॉक्टर अंबेडकर ने किसके लिए काम किया? दलितों के लिए, बाकी के लिए कुछ काम ही नहीं किया। तब हम जैसे लोग, तमाम लोग और ओबीसी समाज को लेकर के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों ने एक बात फिर खोजी और मैंने जब सामाजिक न्याय की पाठशाला में वो चैप्टर पढ़ा कि 1930 में ओबीसी समाज के लोगों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है। कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं, कामले साहब
कि जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा उस दिन इस देश का भला होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ओबीसी जिस दिन जाग जाए उस दिन इस देश में क्रांति हो जाए। एक बात तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, एक बात है, ओबीसी अगर कायदे से सो जाए तो इस मुल्क को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ओबीसी जिस दिन दंगाई बन जाए इस मुल्क में आग लगने से कोई बचा नहीं सकता। दिक्कत पहली क्या है, ओबीसी के बहुत बड़े तबके को एक ऐसी नींद में सुला दिया गया है कि तुम अपनी ताकत भूल जाओ और सोए रहो। यह शिकायत मेरी ओबीसी समाज से है। वो दंगाई नहीं है भाई। और जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि ओबीसी जिस दिन जाग जाए, ठीक बात है, लेकिन ओबीसी धीरे धीरे जाग रहा और जागा हुआ था। मिसाल के तौर पर अभी हमने फूले साहब और शाहू जी की बात कही। आइए छोटा सा इतिहास और जोड़ दूं, फिर अपने विषय वर्तमान पर आ जाऊंगा। 1930 में बिहार में एक संघ बना था जिसका नाम था त्रिवेणी संघ। शायद मध्य भारत तक अभी ये बातें नहीं पहुंची होंगी, लेकिन ओबीसी की 3 बड़ी जातियों के लोगों ने मिलकर के त्रिवेणी संघ 1930 में बनाया था। और बाद में चल करके उसका विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ, जिसका नाम था अर्जक संघ। तो त्रिवेणी संघ में नारा जो लगा था वो केवल ओबीसी का मूवमेंट नहीं था। जैसे फूले साहब ओबीसी के बीच से आते हुए भी केवल ओबीसी की बात नहीं करते, जैसे डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट तबके से आने के बाद भी केवल शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करते। हमारे नायकों को ये सारे नागपुर वाले लोग कहते हैं कि ये जातियों के नायक हैं। अरे जातियों और धर्मों के नायक तो तुम्हारे होंगे, गोडसे गोलवलकर हेडगवार। हमारे नायक फूले अंबेडकर पेरियार इंसानियत के नायक हैं। उन्होंने तो जाति को खत्म करने का आंदोलन किया था भाई। फूले साहब ने गुलामगिरी लिखी है तो केवल ओबीसी के लिए नहीं लिखी, उसमें शूद्र और अतिशूद्र और महिला टर्म प्रयोग किया है, कुनबी किसान जातियों को एड्रेस करते हुए। पेरियार साहब ने भी सबको जोड़कर देखने की बात की। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज लिखने वाला वो नायक जिसके आर्थिक पेपर और रिसर्च पर आरबीआई बनता है। मजदूरों का ट्रेड यूनियन, जो पहला ट्रेड यूनियन इस मुल्क में बना था, वो पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला नायक महात्मा ज्योतिराव फूले थे। और मजदूरों की लड़ाई आगे लेकर के लड़ने वाले नायक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने पे ग्रेड ग्रेचुइटी से लेकर के वेतन और भत्ते की सुविधा दी। तो क्या श्रमिक आंदोलनों के नायक अंबेडकर नहीं होंगे? महिलाओं को मैटरनिटी लीव से लेकर काम के घंटे और वेतन तय करने का सबसे बड़ा काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट में डॉक्टर अंबेडकर को कायदे से याद नहीं किया गया। और ओबीसी समाज के लोगों, इस मुल्क को अभी हमें और ताकत से बताना है कि ओबीसी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा, जिसके तहत एक ऐसा कमीशन बनेगा जो गणना करेगा कि इस देश में ओबीसी कितने हैं और उनको उनकी आबादी के मुताबिक हक दिया जाएगा। इस देश में ओबीसी को समझाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के वक्त जो 3 वजहें बताई थी, उनमें हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि जो कमीशन गठित करना है ओबीसी के नाम पर, ये सरकार वो कमीशन गठित नहीं कर रही है, जिससे ओबीसी का नुकसान हो रहा है। ये बात लिखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। और आप कहते हो कि ओबीसी के नायक अंबेडकर नहीं है। अब मैं एक और इतिहास जोड़कर बता रहा हूं। त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ, इन दोनों के बीच में 2 नाम आते हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया 1930-40 बिहार में उन्होंने एक आदि हिंदू सभा बनाई। अब यहीं से अपने वर्तमान विषय को समझिए। उन्होंने क्या सभा बनाई? हिंदू सभा। और चौरसिया साहब ओबीसी में आते थे। अब एक किस्सा समझिए। चौरसिया साहब गए ब्राह्मणों के पास, उन्होंने कहा कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाई है और तुम लोग भी इसकी सदस्यता ले लो।
ब्राह्मणों ने नाराज होकर कहा कि हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं। चौरसिया साहब ने वो पन्ना वहीं फाड़ते हुए कहा कि अब तक तो समझते थे कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, लेकिन अब समझ में आ गया कि अगर तुम आर्य हो तो जाओ, हम जब तुम भी हिंदू नहीं तो हम भी नहीं। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस और डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का उत्तर भारत में गठन किया और उसके बाद पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर को जोड़ करके, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललई सिंह यादव को जोड़ करके 1948 और 1952 में 2 सम्मेलन हुए लखनऊ में। एक की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की और दूसरे की अध्यक्षता पेरियार ने की थी। ये ओबीसी और एससी एसटी की एकता का इतिहास है। और यहां से मैं कह रहा हूं हम सब एक हैं, उन्हें लोगों को लड़ाया जा रहा है।